today we start about our next unit. डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. यहाँ दो पार्ट हैं, एक तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है और एक एफ ब्लॉक पढ़ना है. तो हम सबसे पहले डी ब्लॉक पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक को हम बाद में पढ़ेंगे. तो हमारा जो चैप्टर का नाम है अभी हम लेके चल रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो सबसे पहले बात करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं. इसको भी स्टडी करने से पहले एक बार हम पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं. अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं तो हमारे पास जो है बहुत सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं उनको स्टडी करने के लिए हमने इस पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था. इसमें जो है 4 ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया गया है, एस पी डी एफ. कैसे डिवाइड किया गया? डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन. जब भी हम किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी के ऑर्बिटल्स में जाएगा, तो उसको हम क्या कह देंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह देंगे. अगर एस में जाता है तो एस ब्लॉक कह देंगे, पी में जाता है तो पी ब्लॉक कह देंगे. जैसे एग्जाम्पल मैं लेके चलती हूँ. यहाँ पर एलिमेंट है हमारा स्कैंडियम. तो मैं स्कैंडियम का स्टार्ट करती हूँ. एक बार आप देखना, स्कैंडियम की अगर मैं बात करती हूँ, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21. कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाए, मैं डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. ठीक है, इसको लिखने का क्या पैटर्न है? वैसे तो मैंने 11th में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 4 6 10 12 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा 4s2, ये हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. और उसके बाद हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किस में आ रहा है? 3D में आ रहा है. लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 3D, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह देंगे. अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसमें पीरियड हाईएस्ट जो एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है. तो इसका जो पीरियड नंबर है वो कौन सा है? 4. मतलब ये जो हमारे पास है ये 4th पीरियड है. मतलब जो हम कह सकते हैं जो डी ब्लॉक है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 4th पीरियड. इसमें 4 सीरीज आती है, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड. ये 4 पीरियड्स आते हैं इसके अंदर. ठीक है, देखो अगर मैं पी ब्लॉक पूरे इस पीरियोडिक टेबल की बात करती हूँ, इस पीरियोडिक टेबल में जो है टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से 1 और 2 एस ब्लॉक में आते हैं. लास्ट के 6 13 से 18 आते हैं पी ब्लॉक में. अब जो बीच के रह गए हैं, ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होता है और ग्रुप नंबर 12 तक. ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12, ये 10 ग्रुप्स हमारे पास किस में आते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12. पीरियड आते हैं ग्रुप्स आते हैं 10. और पीरियड्स की अगर मैं बात करूँ तो 4 पीरियड्स आते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 4th टू अप टू 7th. ठीक है, जिसमें से ये पूरा पीरियड भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है. इसके अंदर अभी एलिमेंट्स लगने लग रहे हैं. ये अभी पूरा जो है स्टडी नहीं किया गया है, अभी इसमें जो है काम चलने लग रहा है. तो हमारे पास एक तरह से 3 पीरियड्स जो है दे आर द कंप्लीट पीरियड्स. और जो 4th पीरियड है दैट इज इनकम्प्लीट पीरियड. इसको हम स्टडी नहीं करते. ठीक है, तो हमारे पास मेन तो 3 ही पीरियड आते हैं. और एक और बात देख रहे हो आप यहाँ पर, इसमें क्या हो रहा है? जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s 2s 2p 3s 3p 4s फिर 3D. लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है. अगर 3D में जा रहा है तो हमारा ये पहला जो हमारा पीरियड यहाँ पर आ रहा है वो हो गया 3D में. अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये हो जाएगा. 4D में जाता है तो यहाँ हो जाएगा. 5D में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा. 6D में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा. लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है उसके हिसाब से पीरियड नंबर 4 है लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है. पीरियड नंबर 5 है लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जा रहा है. 6 है लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में जा रहा है. लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D में जा रहा है. तो हमारे पास यहाँ पर जो है 4 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज. 6D सीरीज को हम नहीं पढ़ते हैं बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट. हमारे पास मेनली 3 ही डी ब्लॉक के अंदर जो है 3 ही सीरीज आती हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज. क्या मतलब है इनका? 3D सीरीज का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 3D, 4D सीरीज का लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 4D, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 5D, इसका मतलब 5D सीरीज. तो इस तरीके से जो है ये 3 सीरीज यहाँ पर तैयार होती हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम ऐसे क्यों फिलअप करते हैं. एक्चुअली क्या है, देखो 1 अगर मैं आपको थोड़ा सा +1 के अंदर लेके जाती हूँ तो हमारे पास जब फर्स्ट पीरियड है उसमें एक ही शेल होता है जिसको हम S कहते हैं. ठीक है, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया 1s से. अगर मैं सेकंड की बात करती हूँ उसमें 2 होते हैं, 2s 2p. 3 में बात करते हैं 3 होते हैं, 3s 3p 3d. 4 में 4 होते हैं, 4s 4p 4d 4f. ऐसे नेक्स्ट में आ जाएगा.
जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो पहले आता है 1s, फिर आता है 2s, फिर आता है 2p 3s, फिर आता है 3p 4s, फिर आता है 3d 4p, अगर यहाँ पर आएगा 5s। ठीक है, इस तरीके से फिलिंग होती है। फिर उसके बाद 4d, फिर नीचे। क्वेश्चन आता है ऐसे क्यों? देखो, इसकी फिलिंग इस हिसाब से होती है, जिसकी एनर्जी कम होती है ना पहले उसको भरते हैं, ठीक है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसको बाद में फिल करते हैं। 1s की एनर्जी कम होती है इसलिए 1s को पहले फिल किया जाएगा, फिर 2s को फिल करा जाएगा, फिर 2p को फिल किया जाएगा, फिर 3s को, फिर 3p को, फिर 4s को, फिर 3d को, फिर 4p को, फिर 5s को। मतलब कि जिसकी एनर्जी लोअर होगी, ये कहता है कौन है? ऑफ बोज। +1 में पढ़ा था ऑफ बोज रूल। ऑफ बो कहता है जिसकी एनर्जी कम हो पहले उसको फिल करो, जिसकी एनर्जी ज्यादा हो उसको बाद में फिल करना। तो ये लेवल हमें मालूम चलता है, ये तो एनर्जी लेवल के हिसाब से हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है हमें क्या मालूम कि इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है। जैसे हमने 1s को पहले भर लिया, फिर 2s भरा, फिर 2p भरा, फिर 3s भरा, फिर 3p भरा, फिर 4s, फिर 3d। तो एनर्जी लेवल को डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है नॉन एज n+l रूल। ठीक है, n+l रूल की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी कम है, जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, अभी हम निकाल कर देखेंगे कैसे निकालते हैं इसको। अगर n+l रूल फेल हो जाए तो वहां पर जो अप्लाई होता है वो होता है n रूल। ठीक है, ये तभी फॉलो होगा n रूल व्हेन n+l रूल इज फेल्ड। ठीक है, तो देखिए जरा एक बार आप निकाल कर देखते हो। 1s और 2s में अगर मैं देखती हूँ तो n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 1, यहाँ कितनी है? 2। l की वैल्यूज याद रख सकते हो आप, SPDF 0 1 2 3, ये l की वैल्यूज होती है हमारे पास। तो s की वैल्यू हो गई 0, तो 1 + 0 2 + 0 1 2, तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। 2s और 2p में देख सकते हो, 2 + 0 2 + 1, तो 2 3, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब जैसे हम आगे का देखते हैं, अमॉन्ग 3d और 4s, इसमें n की वैल्यू कितनी है? 3, इसमें n की वैल्यू कितनी है? 4। d के लिए l कितना था? 2, और 4 + s के लिए कितना है? 0। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी जो है वो कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो पहले 4s भरा जाएगा, उसके बाद 3d। तो हमें ये देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसके हिसाब से जो है फिलिंग करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि जो है चेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो n+l रूल या फिर n रूल। मैंने आपको बताया जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मैं सिंपल जो है डी सीरीज़ को लेके चल रही हूँ, डी की सीरीज़ को मैंने जो है यहाँ पर नोट किया है। यहाँ से स्टार्ट करें ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12, जिसमें हमारे पास 3 सीरीज़ की मैं बात करती हूँ। हमारे पास 3 सीरीज़ है, इसको हम 3D सीरीज कहते हैं, 4D सीरीज, 5D सीरीज, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 3D 4D एंड 5D इलेक्ट्रॉन लेवल्स। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो इसको एक और नाम से जानते हैं, फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज। ठीक है, और एक और भी नाम है इसका, देखते हैं जरा कैसे। देखो आपके पास ये पीरियोडिक टेबल आपने बनाई थी, अगर इस पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है और ये D ब्लॉक है। D ब्लॉक लाइज इन बिटवीन द S एंड P। द प्रॉपर्टीज ऑफ D ब्लॉक लाइज इन बिटवीन S एंड P। मतलब जो D की प्रॉपर्टीज है दे शो द इंटरमीडिएट बिहेवियर ऑफ S एंड P। S और P का जो है इंटरमीडिएट बिहेवियर ये जो है ये शो करेगा, ये इनके बीच में आ रखा है। S और P कॉन्स्टिट्यूट द हेड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये जो है S और P को हेड माना जाता है पीरियोडिक टेबल का। कोई प्रॉपर्टी है, आप इधर से इधर जा रहे हो तो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आप S to P जो है चेक करते हो। ठीक है, तो दे आर द हेड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से? S और P। और D लाइज इन बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो इसको कह देते हैं ट्रांजिशन।
डी को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन का वैसे तो मतलब होता है बीच में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज द लाई इन बिटवीन एस एंड पी, द प्रॉपर्टीज lies in between S and P, they show the intermediate character in between S and P, so they are known as transition elements। लेकिन जो करेक्ट प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम बाद में बताएंगे। तो इसलिए जो है इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो सो इन D block elements we have 3 series, 3D, 4D, 5D, they are complete series, or we can say that first transition series, second transition series and third transition series। ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है, जो जिसमें मैंने आपको बताया एस और पी को आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं और उनके बीच में डी आता है, इनके प्रॉपर्टीज इनके बीच में आ रही हैं, तो इसलिए इसको नाम दिया आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और अगर मैं बात करती हूँ एफ ब्लॉक की, जो ये एफ ब्लॉक मैंने यहाँ नीचे दिखाया गया है, इन रियलिटी ये एफ ब्लॉक यहाँ नहीं होता है, ये एफ ब्लॉक यहाँ होता है। ठीक है, मतलब ये ट्रांजिशन के अंदर लाई करता है, इसलिए इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन सीरीज। इनर ट्रांजिशन, इनको इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? बिकॉज दे लाई इनसाइड द डी ब्लॉक, बिकॉज दे लाई इनसाइड द ट्रांजिशन, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन कहते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 3 सीरीज के बारे में बताया, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। अब मैं बात करती हूँ इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जो डी ब्लॉक है उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो जरा एक बार, मैं जैसे एग्जांपल मैं पी ब्लॉक का भी लेती हूँ। पी ब्लॉक का मैं कोई एलिमेंट ले लेती हूँ, सपोज नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये 1 तो अंदर का हो गया, ये बाहर का शेल n, इसको क्या कह रहे हो आप? ns2। ये क्या कह रहे हो आप? np5। 2 को मैंने यहाँ n से रिप्रेजेंट किया तो ns2 np5। ठीक है, मतलब यहाँ हो क्या रहेगा? जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करती हूँ तो ns2 np 1 to 6। 1 to 6 क्यों कह रहे हैं? अगर बोरोन होता तो 1 आ जाता, कार्बन होता तो 2 आ जाता, नाइट्रोजन है तो 3 आ जाए, मतलब सभी के लिए जो है अपना अलग से जो है यहाँ पर एलिमेंट डिसाइड किया जाएगा। सॉरी 1s2 2s2 2p3 नाइट्रोजन, फ्लोरीन में आता 2p5। तो यहाँ पर क्या है कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सबके अगर बात करते हो तो वहाँ पर बोरोन में 1, कार्बन में 2, नाइट्रोजन में 3, ऑक्सीजन में 4, फ्लोरीन में 5 और नियॉन में 6। तो इसलिए मैंने एलिमेंट्स के लिए लिख दिया 1 to 6। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर द पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के लिए बात करते हो तो क्या आता है? ns2 np 1 to 6। ठीक है, n कौन सा है? आउटर मोस्ट शेल, मतलब कि सेकेंड शेल, बाहर का शेल। मतलब जो हम एस ब्लॉक पढ़ते हैं और पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ nth शेल की हम बात करते हैं। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूँ डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्कैंडियम का लिखा था 21 का, देखें जरा स्कैंडियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गया। फिर मैंने लिखा 4s2 3d1, मतलब मैं बात कर रही हूँ इसकी कि ये तो नोबल गैस है, आर्गॉन 18 नोबल गैस। इसके बाद क्या रह गया? 3d1 4s2, मतलब आप देखो इसमें n की वैल्यू कितनी है? हायर नंबर 4, तो ये हो गया ns2। और ये क्या हो गया? ये n से पहले वाला 4 से पहले वाला 3, तो n-1 d, यहाँ पर मैंने कितना मेंशन किया हुआ है? 1। मतलब जो कहने की बात है यहाँ पर, अगर हम डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में खाली nth शेल काम में नहीं आता, n-1 शेल भी काम में आता है। nth शेल होता है बाहर वाला, n-1 होता है उससे अंदर वाला, और n-2 होता है सबसे अंदर वाला। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ, देखो एटम का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये न्यूक्लियस है, उसके बाहर ये शेल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सबसे बाहर वाला है n, ये उससे अंदर वाला n-1, ये उससे अंदर वाला n-2। इसको कहा जाता है आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो n से। n-1 इसको कहा जाता है अंदर वाला शेल, मतलब पेनल्टीमेट शेल या इनर शेल, इसको इनर शेल भी कह देते हैं। और n-2 सबसे अंदर वाला शेल, नॉन एज एंटी पेनल्टीमेट शेल, सबसे अंदर वाला शेल, मतलब कि इनर मोस्ट शेल। ठीक है, n आउटर मोस्ट, n-1 पेनल्टीमेट, n-2 एंटी पेनल्टीमेट। तो जो हम एस और पी ब्लॉक पढ़ते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इससे पहले एस और पी ब्लॉक पढ़ा था, तो जब हम एस और पी ब्लॉक पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो है सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब nth शेल
सिर्फ आउटर मोस्ट शेल। लेकिन अब हम जो है डी ब्लॉक पढ़ने जा रहे हैं, तो मैंने उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया, जिसके अंदर n-1d और ns आ रखा है। मतलब n-1d का मतलब इसमें आउटर मोस्ट के साथ साथ पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब डी के अंदर जैसे आप ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 12 तक, और डी में आपको मालूम है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। तो अगर डी में अगर बात करते तो 1 2 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो डी में तो हमने क्या मेंशन कर दिया 1 से 10। ठीक है, और अगर NS की बात करते हो, वैसे तो यहाँ 2 होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबलाइज करने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन आगे पीछे चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी 1 भी हो जाता है, जैसे मैं भी एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। और डी ब्लॉक में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके S में 0 होता है, दैट एलिमेंट इज नॉन एज पैलेडियम। पैलेडियम के अंदर 5s 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए उसकी वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 0 to 2। तो यहाँ पर जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा n-1 d 1 to 10 और ns 0 से 2। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से जो है ये 0 से 2 हो रहा है। मैंने आपको बताया पैलेडियम के केस में तो एक्सेप्शन है कि 0 आ गया है, अदरवाइज जो है ये 1 कैसे आ रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको पता भी होगा, ये सब आपने पढ़ भी रखा है। कॉपर की मैं बात करती हूँ, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है, आर्गॉन 18, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया। फिर आप क्या लिखोगे 4s2 20 हो गया। फिर क्या आना चाहिए 3d 9 29, लेकिन क्या हो गया है 3d 9। अगर डी की बात करते हो, डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर रह गया। इसके बाद है 4s, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अपने आप को कंप्लीटली फुली फिल्ड करने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, जंप करा लेगा अपने पास। ऐसा सिर्फ तब होता है जब जो है डी हाफ फिल्ड होना चाहे या फुली फिल्ड होना चाहे। जब डी हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड होता है तो वो क्या होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल होता है। तो अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबलाइज करने के चक्कर में ये 4s से इलेक्ट्रॉन उठा लेगा और ये क्या बन जाएगा 3d10 4s1। ठीक है, इस कारण से एस में क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी तब आती है जब ये हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो। और दूसरी बात, एक टर्म आपने पढ़ भी रखी होगी, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में अप्लाई होता है। जिससे मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ। मान लेते हैं हमारे पास पी की मैं बात करती हूँ, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, एक में मैंने आपको दिखाया 2, एक में मैं आपको दिखा रही हूँ पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स। किसकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा, आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब ये आप ये वाला भी इलेक्ट्रॉन यहाँ रख सकते थे, तो मतलब इसको आप इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसको आप इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हो, इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तो एक्सचेंज एनर्जी कितनी आ रही है 1, और यहाँ एक्सचेंज एनर्जी कितनी आ रही है 2, तो इसके लिए हो गया। अब आप एक बार रख चुके हो, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको रखना है, तो इसको आप खाली इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हो। तो 2 और 1 3, तो एक्सचेंज एनर्जी मोर किसकी है, हाफ फिल्ड की। सिमिलरली अगर आप डी के केस में देखते हो तो डी देखना 2 देखती हूँ मैं आपको, एक आपके पास हाफ फिल्ड है, ये तो D5 हो गया हाफ फिल्ड, और एक मैं आपको D4 ले लेती हूँ। अब आपको कोई कहता है एक्सचेंज एनर्जी बताओ, तो आप इसको जो है 5 पॉइंट से जो है आप इसको देख सकते हो, इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हो, इसके साथ कर सकते हो, इसके साथ कर सकते हो, इसके साथ कर सकते हो। तो 4 पॉइंट्स का एक्सचेंज हो सकता है यहाँ पर, तो आप इसको 4 पॉइंट्स एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, इसकी बात करते हो तो इसको आप कितने पॉइंट्स एक्सचेंज कर सकते हो, 3 से। इसको कितने से कर सकते हो, 2 से, और इसको किससे कर सकते हो, 1 से। तो 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया 10 पॉइंट्स। और यहाँ पर कितना कर सकते हो, इसको कितने से कर सकते हो, 3 से, इसको 2 से, और इसको 1 से। 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6। तो इसकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है, तो इसका जो है ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो अपने आप को एक्सटर्नल स्टेबलाइज करने के चक्कर में ये जो है क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन आगे उठा लेता है। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है। ठीक है, और ये इसकी वजह से जो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है NS के ऊपर 1 से 2। और 0 मैंने बताया एक एक्सेप्शन है पैलेडियम के केस में, जहाँ पर जो एटम की खुद की प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसकी वजह से S में कितना आ रखा है 0।
मालूम चल गया होगा कि हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1d 1 to 10 और ns 0 से 2। आउटर मोस्ट शेल और पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो मेन बात आती है वो ये कि डेफिनेशन की, जैसे अगर हमने बताया था कि जो डी ब्लॉक होते हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, डी के ऑर्बिटल्स में जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है ये कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मैंने आपको बताया ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो एस और पी के बीच में लाई करते हैं, इंटरमीडिएट, तो उसको हम ट्रांजिशन क्या देते हैं। वैसे तो क्या होता है कि ग्रुप नंबर 3 से जब हम ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट्स को लिखते हैं ना, तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस हिसाब से कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी में जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, मतलब ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक। ठीक है, लेकिन ट्रांजिशन की अगर मैं बात करती हूँ, एक अप्रॉप्रिएट डेफिनेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो ध्यान से सुनना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उनका जो डी है ये हमेशा फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखते हो, जैसे मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ, कोई एग्जांपल मैंने अभी कॉपर का उठाया था, कॉपर 29 कॉन्फ़िगरेशन उठाती हूँ, तो कॉपर कॉन्फ़िगरेशन क्या था, आर्गॉन 18। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा था, 4s2, फिर क्या लिखा था, 3d9। इसको ठीक करके हमने क्या लिखा था, 310 4s1। अब आप देखो इसका डी क्या है, पूरा फुली फिल्ड है, डी फुली फिल्ड है, तो इसका मतलब क्या ये ट्रांजिशन है। तो कॉपर जो है, कॉपर एग्जिस्ट करता है मेनली दो स्टेट्स में, Cu+1 और Cu+2, दो स्टेट में मिलता है। मतलब हमने कॉपर का चेक किया इन द एटॉमिक स्टेट और इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन चेक करके देखा तो क्या आ रहा है, आर्गॉन 18, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये क्या रह गया, 3d10। फिर हमने इसमें देखा आर्गॉन 18, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो हमारे पास क्या रहा, 3d9। ठीक है, हमने तीनों को चेक किया तो यहाँ डी भरा हुआ है, यहाँ डी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डी कैसा है, पार्शियली फिल्ड है। अगर डी कहीं पर भी पार्शियली फिल्ड मिल जाए तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन कहलाएगा। तो कॉपर इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इसका डी जो है इसके +2 स्टेट में कैसा है, पार्शियली फिल्ड है। अगर मैं इस कंपैरिजन में क्या लेके चलती हूँ, और दूसरे एलिमेंट लेके चलती हूँ, लाइक जिंक। जिंक एग्जिस्ट करता है सिर्फ Zinc+2 की फॉर्म में। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, एटॉमिक नंबर 30, कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो आता है 3d10 4s2। अब आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिए तो भी क्या बनेगा, 3d10। तो इसका डी एटॉमिक स्टेट में भी फुली फिल्ड है और आयनिक स्टेट में भी फुली फिल्ड है, तो इसका मतलब जिंक क्या है, वो ट्रांजिशन नहीं है। लेकिन अगर हम जिंक का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में जा रहा है, इसका मतलब जिंक क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। अब ध्यान से सुनो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए आइदर इन द एटॉमिक स्टेट और इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डी मस्ट बी पार्शियली फिल्ड, डी क्या होना चाहिए, पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। अगर डी पूरा का पूरा हर जगह भरा हुआ है तो वो जो है ट्रांजिशन नहीं कहलाएगा। तो अब देख लेते हैं इसके अंदर, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक जाते हो तो ये सारे डी ब्लॉक है, क्योंकि सभी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। लेकिन ट्रांजिशन की बात करें तो जिंक 3 to 11, 3 से 11 जो है वो ट्रांजिशन है। ये जो 12 नंबर है, इट इज़, जिसमें जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये 3 मेंबर्स हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, दे आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये डी ब्लॉक तो है लेकिन ये ट्रांजिशन नहीं है। बाकी इसको छोड़ करके सारे के सारे डी ब्लॉक भी और ट्रांजिशन भी है। क्यों, क्योंकि सभी का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपको डी खाली मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको डी कहीं भी खाली नहीं मिलेगा। ठीक है, जो डी है वो सिर्फ अगर बात करते हो जिंक, कैडमियम, मरकरी में ही जो है कैसा है, कम्प्लीटली फुली फिल्ड है इन द एटॉमिक स्टेट और इन द आयनिक स्टेट, इसलिए इनको कहा जाता है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। इसलिए इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ बाकी सबके साथ मैच नहीं करती है। इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी बहुत ज़्यादा क्या आता है, वेरिएशन आता है। अगर सारे पैरामैग्नेटिक है तो ये डायमैग्नेटिक मिलेंगे, अगर सारे कलरलेस है तो ये कलर्ड मिलेंगे। मतलब कि इस तरीके से जो है कई प्रॉपर्टीज़ हैं जो जहाँ पर जो है डिफ्रेंशिएशन शो करती है। मैं आपको जब इसके बाद प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी तो यही बात करते हैं कि जिंक, कैडमियम, मरकरी दे शोड anomalous behavior than the others because they are non-transition elements. Their behavior does not matches with the others because of the fully filled deconfiguration in all the states. ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगी। तो कॉपर के लिए आपको पूछा जाता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड पूछा जाता है, तो आप बता सकते हो आराम से इसके बारे में कि ये ट्रांजिशन है, जिंक, कैडमियम, मरकरी नॉन ट्रांजिशन है। ठीक है, आज मैं सबसे पहले आपको ने इनकी सीरीज़ आपको याद करने के लिए बता देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो सबसे पहली जो सीरीज़ है 3D सीरीज़, ठीक है, स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 21 से, ख़त्म होती है एटॉमिक नंबर 30 पर।
जो मेंबर्स हैं वो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ढंग से लिख लेते हैं एक बार। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये हमारे पास मेंबर्स है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के। ठीक है, ये हमारी 3D सीरीज़ है। इसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो आप देख सकते हो 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D4 4s2, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D9 4s2, 3D10 4s2। लेकिन होता क्या है, अपने आप को एक्सटर्नल स्टेबलाइज करने के चक्कर में क्रोमियम और कॉपर 3D4 है, ये हाफ फिल्ड है। हो सकता है अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा लिया, ये बन गया 4s1 और ये बन गया 3D5। ठीक है, सिमिलरली कॉपर भी ऐसे कर सकता है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा लिया, ये बन गया 4s1 और ये हो गया 3D10। ठीक है, इस तरीके से जो है इनका हम कॉन्फ़िगरेशन नोट कर सकते हैं। दूसरी बात है, हम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी देखना चाहते तो देख सकते हो 3D1। इसमें जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एक ही आ रखा है, 3D2, 3D3, इसमें देखो 3D5, 4s1, ये 4s है, ये 3D है, तो 5 ये और एक ये 6 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो एकदम से देख सकते हो 1 2 3 6 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। 3D5 4s2, तो नंबर ऑफ अनपेड हो गए 5। 3D6 नंबर ऑफ अनपेड हो गए 4। 3D7 नंबर ऑफ अनपेड है गए 3। 3D8 नंबर ऑफ अनपेड है गए 2। 3D10 4s1, आपके पास नंबर ऑफ अनपेड एक ही है। 3D10 4s2, नंबर ऑफ अनपेड हो गए 0। आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो आप देख सकते हो सभी के नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सिर्फ जिंक को छोड़ करके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारे के सारे जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते थे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सारे के सारे कैसे हो गए, पैरामैग्नेटिक हो गए हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, सिवाय छोड़कर किसको, जिंक, कैडमियम, मरकरी को। ये कैसे हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक। अब जो पैरामैग्नेटिक है वो तो आपको मालूम है ट्रांजिशन शो करेगा तो कलर भी आ जाएगा। जिंक, कैडमियम, मरकरी में कोई ट्रांजिशन होगा ही नहीं, कोई एक्साइटेशन शो नहीं होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमने निकालने सीखे। अभी साथ के साथ जो है मैं आपको यहाँ पर एक और भी चीज़ बता रही हूँ, थोड़े से मेंबर्स को लर्न करना भी देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जिंक के साथ साथ 2 एलिमेंट्स और भी ऐसे हैं जो नॉन ट्रांजिशन है, वो जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है। ठीक है, कॉपर की अगर मैं बात करती हूँ तो कॉपर के मेंबर्स मैं बात कर लेती हूँ। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे आर नॉन एज द कॉइनेज मेटल्स। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो है सिक्के बनाने में काम आते हैं, कॉइन्स बनाने में काम आते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कॉइनेज मेटल्स, कॉइनेज। और जिंक, कैडमियम, मरकरी तो मैंने आपको बताया ये नॉन ट्रांजिशन है ही। ठीक है, ये नॉन ट्रांजिशन है। और जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये हमारे पास कॉइनेज एलिमेंट्स है, कॉइन्स बनाने के काम आते हैं। दूसरी बात, ये जो हमारे पास है ये 3 एलिमेंट्स आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये जो है ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज। ठीक है, और वो कौन से अलॉयज बनाने में काम करता है, इसको हम कह देते हैं फेरस अलॉयज या फेरस मेटल्स के नाम से भी जान सकते हो। इन तीनों के ग्रुप को कहा जाता है फेरस मेटल्स। ठीक है, और सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले कैटलिस्ट कौन से हैं, निकल, आपको मालूम है ना, हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लेटिनियम। और पैलेडियम का तो मैंने आपको एक और भी चीज़ बताई कि पैलेडियम के 5s में कितना आता है, 0। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनियम। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल को फेरस कह देते हैं। और यहाँ पर इसके जस्ट नीचे ये जो 6 का ग्रुप है, ये भी मेटल्स का जो है अलॉयज बनाने में काम आते हैं, नॉन एज प्लेटिनियम मेटल्स। प्लेटिनियम मेटल्स, ये कौन कौन से मेंबर हैं, ये मेंबर्स हैं रुथेनियम, रोडियम, ऑस्मियम, इरिडियम। आप इनके बारे में आगे पढ़ोगे भी, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, ये 6 मेंबर्स जो हैं दीज कलेक्टिवली नॉन एज
प्लैटिनियम मेटल्स। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में आज नहीं कराऊंगी क्योंकि आज फर्स्ट डे है इस चैप्टर का, तो आपको थोड़ा बहुत ही लर्न होना चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया ताकि आप लोग कर सको। अदरवाइज सीरीज़ हमें पूरी लर्न करनी है, लेकिन मैं अभी आपको इतना ही कहूँगी, आप फर्स्ट सीरीज़ अच्छे से लर्न करो। ये नीचे के सीरीज़ के जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको लर्न हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस लिख करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी एक बार, आप चाहे नीचे की सीरीज़ नहीं भी लर्न करते तो आप मेन ऊपर की सीरीज़ को लर्न करना, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसमें नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। आप ये चीज़ें जो है यहाँ पर सीख लो। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन पर बेस्ड है। ठीक है, बार बार हमें ये सब करके देखना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट याद कर लो 1 2 3 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है,